गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है वह अध्यावरण तंत्र के तीसरे टॉपिक पर आज हम शुरू करेंगे। देखिए, अध्यावरण तंत्र के हमारे 3 टॉपिक कोर्स में थे। हमारी जो यूनिट 3 है उसमें 2 पॉइंट है। पहला था अध्यावरण तंत्र। अध्यावरण तंत्र अध्यावरण तंत्र के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी थी। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। इन 3 चीजों में सबसे पहली जो चीज थी वह थी पिच। पिच या हम इसे कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? पंख। पिच या पंख। दूसरा हमारी संरचित टॉपिक था बाल या रोम। तीसरा हमारा प्रश्न था प्लेकोइड स्केल, प्लेकोइड सल्क, प्लेकोइड सल्क। अब देखिए, हमने हमारी जो पहली क्लास हुई उसमें पिच को पढ़ा था, उसके जस्ट बाद हमने बाल को पढ़ा और आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वह होगा प्लेकोइड स्केल। देखिए, ये तीनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये तीनों ही पर्सन एग्जाम में आए हुए हैं, अर्थात 1, 7.5, 3.5, 3.5 या फिर कोई भी 3.5। ज्यादातर ये देखा गया है प्लेकोइड का जो पर्सन होता है वो हमारे लगभग 3.5 में आता है, क्योंकि एक छोटा पर्सन है, इसकी जो वर्ड्स लिमिट है लोगों 300 वर्ड्स की है। इसका मतलब ये प्लेकोइड स्केल है वो हमारे छोटे पर्सन में हर साल लगभग अल्टरनेट आता रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं प्लेकोइड स्केल के बारे में कि प्लेकोइड स्केल रियल में होता क्या है और ये किन मछलियों में पाया जाता है। क्योंकि देखिए, प्लेकोइड सल्क जो स्केल है वो रियल में कहते हैं कि ये एक अध्यावरण तंत्र का पोर्शन है और कुछ ही जीवों में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं प्लेकोइड सल्क के बारे में। प्लेकोइड सल्क, देखिए, प्लेकोइड जो सल्क होते हैं वह सामान्यतः इलास्मोब्रैंक वर्ग की जो मछलियां होती है, अर्थात इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, मछलियों में ही पाए जाते हैं। ये प्लेकोइड स्केल हर मछली में नहीं पाए जाते हैं, केवल इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं। और अगर इन मछलियों के उदाहरण की बात करूं तो इन उदाहरण में सबसे जो कॉमन एग्जांपल आते हैं वह आते हैं शार्क और स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन और हमारे सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर प्लेकोइड स्केल की स्लाइड्स है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेकोइड स्केल किन मछलियों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही पाए जाते हैं। और कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं? तो शार्क और स्कोलियोडॉन इसमें कॉमन होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये इन्हीं प्रजाति की मछलियों में पाए जाते हैं। जो बाकी सामान्य प्रजाति होती है, जैसे लेबियो कहता हूं, लेबियो कह दूं, या फिर कोई और मछलियां हैं, उनमें ये एनाबेस है, उनमें ये नहीं पाए जाते। इस चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना कि ये सिर्फ इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? शार्क और स्कोलियोडॉन। अब आती है कि ये रियल में विकसित किससे होते हैं? तो ये कॉस्मोइड सल्क से विकसित होते हैं। तो ये कॉस्मोइड सल्क से विकसित होते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कॉस्मोइड सल्क, अर्थात जो कॉस्मोइड सल्क है उनसे विकसित होते हैं। और कॉस्मोइड सल्क की डेंटिन परत को छोड़कर नीचे की 3 परतों के लुप्त होने से रियल में प्लेकोइड सल्क का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब क्या है? कॉस्मोइड सल्क की डेंटिन परत को छोड़कर, अर्थात इसकी जो डेंटिन परत है उसको छोड़कर शेष नीचे की तीनों परत से
प्लेकोइड स्केल का निर्माण होता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेकोइड स्केल का निर्माण किससे होता है। तो प्लेकोइड स्केल का निर्माण कॉस्मोइड सल्क से होता है और कॉस्मोइड सल्क की डेंटिन परत को छोड़कर नीचे की तीन परतों से, अर्थात तीन जो परतें होती है वो क्या है, अब वापस समझ लीजिए, तीन परतें लुप्त होगी, उसके स्थान पर ये प्लेकोइड स्केल बनाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीन परतों के हटने से ही क्या है, प्लेकोइड स्केल का निर्माण होता है। और रियल में प्लेकोइड स्केल की अगर संरचना कहें तो ये रियल में एक आधार प्लेट और तीन सूल युक्त संरचना होती है। तो अब अपन प्लेकोइड स्केल का नामांकित एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि रियल में प्लेकोइड स्केल दिखता कैसा है। अब देखिए, ये रियल में प्लेकोइड जो स्केल होते हैं वह सामान्यतः तीन सूल वाली संरचनाएं होती है। और अगर इसका सेकंड दूसरा डायग्राम अगर आपको इसमें और बनाना है इंटरनल, तो मैं वो भी बनवा देता हूं। अब देखिए, प्लेकोइड स्केल रियल में एक तीन सूल वाली, अब देखिए प्लेकोइड स्केल रियल में होती क्या है, ये तीन सूल वाली, अर्थात त्रिशूल होता है ना, आपने त्रिशूल देखा होगा, उसके तीन स्पाइन होते हैं। इसमें क्या होता है, बीच का स्पाइन सबसे बड़ा होता है, साइड में दो स्पाइन होते हैं, तो इसे हम तीन सूल वाली स्पाइन और कहते भी क्या है, तीन सूल वाली संरचना होती है। तीन सूल वाली संरचना, और इसको हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं, त्रिशूल कहते हैं। अर्थात तीन सूल वाली संरचना होती है जिसमें बीच वाला जो सूल होता है वो काफी लंबा होता है, साइड में दो पार्श्व होते हैं, और ये जो तीनों सूल होते हैं एक आधार प्लेट पर लगे रहते हैं जिसको हम बेसल प्लेट कहते हैं, बेसल प्लेट, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधार प्लेट, आधार प्लेट। और इनके जस्ट बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। तो ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी जस्ट इनके बीच में पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हम जानते हैं किसी भी चीज को खड़ी रहने उसका आधार बहुत जरूरी है, तो नीचे की ओर बेसल प्लेट और जस्ट उसके ऊपर की ओर तीन नोक वाली संरचना पाई जाती है। और ध्यान रखना, ये आधारी प्लेट और ये तीनों जो सूल होते हैं वह सामान्यतः मीजोड्रम से उत्पन्न होते हैं और डेंटिन के बने होते हैं। तो ये जो तीनों सूल त्रिशूल वह आधार प्लेट होती है, आधार प्लेट मीजोड्रम से निर्मित होती है, उत्पन्न होती है एवं डेंटिन की बनी होती, डेंटिन एक आवरण है, डेंटिन की बनी होती है। तो ये जो परत होती है वो रियल में क्या है, डेंटिन की बनी होती है। अब इस सूल के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है
जिसके अंदर की ओर क्या होता है, मज्जा या गुहा है, वो क्या होती है, वो सामान्यतः इनमें भरी रहती है। तो ये इसकी विशेषता होती है। और जो मज्जा है वह सामान्यतः, बेसिक बात करें अर्थात इस सूल के नीचे की ओर जो ये संरचना है, इसमें क्या होता है, एक मज्जा है वो भरा रहता है, जो सामान्यतः संयोजी ऊतक, तंत्रिका और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो मज्जा होता है सामान्यतः रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक या ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आज हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, अभी हम इसकी बाद में संरचना के बारे में बनेंगे। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ा कि रियल में ये जो सामान्यतः कोशिकाएं होती है वह कॉस्मोइड सल्क से विकसित होती है, और कॉस्मोइड सल्क के नीचे की 3 परतें डेंटिन परत को छोड़ के लुप्त होने से इस प्लेकोइड स्केल का निर्माण होता है। इस प्लेकोइड स्केल के सबसे नीचे की ओर क्या होती है, इसकी आधार प्लेट होती है, जिस पर ये तीनों सूल लगे होते हैं। जस्ट ऊपर की ओर 3 सूल संरचना बनी होती है। तो 3 सूल संरचना और नीचे की ओर क्या होती है, आधार प्लेट, बीच में क्या होता है, एक मज्जा भरा रहता है। इस मज्जा में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक, रक्त कोशिकाएं और ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। और अब विशेषता क्या होती है, प्लेकोइड स्केल होते हैं वो सार्क या जो स्कॉल्डोन है इसमें एकांतर क्रम में लगे रहते हैं। अब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें कि प्लेकोइड संख्या है, संख्या में तो बहुत, ये देखिए आज ध्यान रखना, ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन संख्या में अधिक होते हैं और बहुत निकट एक दूसरे के लगे रहते हैं, इसीलिए इनका आकार बहुत छोटा है लेकिन संख्या इनकी अधिक होती है। अब आता है प्लेकोइड स्केल का परिवर्धन, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो चीज भी हमें पढ़नी है, क्योंकि हमारा प्रश्न इनमें दो पार्ट है। पहला तो है प्लेकोइड स्केल क्या होता है, दूसरा है इसका परिवर्धन या सल्क का परिवर्धन। अब देखिए प्लेकोइड सल्क का परिवर्धन कैसे हो रहा है उस चीज को समझिए। प्लेकोइड स्केल सामान्यतः मीसोड्रम से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो पहला कॉमन पॉइंट क्या है, प्लेकोइड स्केल मीसोड्रम से उत्पन्न होते हैं। ये सबसे कॉमन पॉइंट है कि भाई उत्पन्न किससे हो रहे हैं, तो ये रियल में प्लेकोइड स्केल है वह मीसोड्रम से उत्पन्न होते हैं। और सामान्यतः ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं, ध्यान रखना, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का एक समूह डर्मिस में एकत्रित होकर एक डर्मल पेपिला का निर्माण करता है। तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का एक समूह डर्मिस में एकत्रित होकर डर्मल पेपिला का निर्माण करता है। और कल हम डर्मल पेपिला को पढ़ रखे हैं कि डर्मल पेपिला के अंदर, अगर हमने बाल की बात की थी तो हमने बताया था कि डर्मल पेपिला के अंदर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मल पेपिला कहते हैं। तो कल ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, डर्मल पेपिला धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगी और एपिडर्मिस को आगे की ओर धकेल देती है। तो आगे क्या है, डर्मल पेपिला आकार में वृद्धि कर एपिडर्मिस को पीछे की ओर धकेल देती है। और इस धकेलने के कारण, ध्यान रखना, पीछे की ओर धक्का देने के कारण ही इसमें उस स्थान पर, वहां पर एपिडर्मिस जब पीछे की ओर चलेगी तो उस स्थान पर एक आधार प्लेट और 3 सूल युक्त संरचना का निर्माण होता है तथा उस स्थान पर 3 सूल संरचना एवं आधार प्लेट का
आधार प्लेट का निर्माण होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस स्थान पर तिल सूल संरचना और आधार प्लेट का निर्माण होता है। और इस डर्मल पेपिला की ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं आधारी प्लेट और इस सूल के चारों ओर डेंटिन की एक परत का क्या करती है, स्रावित करती है। तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं इस सूल मिस 3 ध्यान रखना, इस सूल व आधार प्लेट के चारों ओर, आधार प्लेट के चारों ओर डेंटिन परत का स्रावन करती है, स्रावन करती है। और डेंटिन परत क्या करती है, एक एक्स्ट्रा सुरक्षा लेयर होती है जो इसकी सुरक्षा का क्या करती है, कार्य करती है। अब एपिडर्मिस की मेलपिगी जो डर्मल पेपिला के ऊपर स्थित होती है, इनेमल अंग कहलाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इनेमल अंग क्या होते हैं, ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है कि इनेमल अंग क्या होते हैं। तो इनेमल अंग क्या है कि एपिडर्मिस की मेलपिगी परत जो डर्मल पेपिला के ऊपर स्थित होती है, एपिडर्मिस की मेलपिगी परत जो डर्मल पेपिला के ऊपर स्थित होती है, इनेमल अंग कहलाती है। तो इनेमल अंग कहलाती है। तो ध्यान रखना, ऊपर जो स्थित परत होती है वो रियल में क्या कहलाती है, इनेमल अंग कहलाती है। और इनेमल अंग सूक के डेंटिन पर एक विट्रोडेंटिन परत का स्रावन करता है। तो यह परत सूल के डेंटिन परत, अब देखिए डेंटिन परत किसने स्रावित की थी, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं ने। तो यह सूल के डेंटिन परत पर, जो डेंटिन परत है उस पर विट्रोडेंटिन का स्रावन करता है। तो विट्रोडेंटिन का स्रावन करता है। इसका मतलब अब क्या है, उस सूल पर एक दोहरी लेयर परत का निर्माण हो गया है। पहला तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं ने किया, दूसरा किसने किया, इनेमल अंग ने किया। और जब सेल का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो ऊपर की जो एपिडर्मिस है वह घिस जाती है तथा सूल बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना, जब सूल का निर्माण पूर्ण हो जाता है, जब सूल का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो एपिडर्मिस घस जाती है एवं सूल बाहर निकल जाता है, सूल बाहर निकल जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, सूल भले ही बाहर निकला हो लेकिन इसकी आधारी प्लेट है वो हमेशा डर्मिस में धसी रहेगी, अर्थात जो आधार प्लेट है वो हमेशा डर्मिस में धसी रहेगी। तो नेक्स्ट क्या है, लेकिन आधार प्लेट डर्मिस में धसी रहती है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधार प्लेट है वो क्या है, डर्मिस में धसी रहेगी। अब हम इसका एक नामांकित चित्र है वो बना लेते हैं कि ये रियल में इसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो ये हमारा, इसके साथ ही हमारा ये पोर्शन पूरा हो जाएगा। देखिए ये, अब देखिए ये क्या है, एक सामान्य जो त्वचा है उसमें क्या है, एपिडर्मिस, बीच में डर्मल पेपिला और नीचे की ओर क्या है, डर्मिस होती है। अब क्या होगी, धीरे धीरे क्या है, मेसोडर्म जो है वो स्थान लेगी और किसका बनाएगी, प्लेकोइड शल्क का निर्माण करती है। तो अब सेकंड जो डायग्राम होगा उसमें किस प्रकार का होगा, तो ये किससे, मेसोडर्म से उत्पन्न हो रहे हैं।
अब देखिए, ये जब आगे धीरे धीरे मेसोडर्म जो कोशिकाएं होती है वह धीरे धीरे क्या करेगी, इसको प्लेकोइड शल्क का निर्माण करेगी। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं एक समूह में एकत्रित होकर डर्मल पेपिला का निर्माण करती है। जो जो डर्मल पेपिला आगे बढ़ती है, ये एपिडर्मिस को क्या करेगी, पीछे की ओर धकेल देगी, और पीछे की ओर धकेलने से क्या होगा, एक 3 सूल वाला संरचना का निर्माण होगा। तो इसके नाश जो डायग्राम है वो नीचे ही बना देता हूं। इसमें क्या होगा कि इसमें एक 3 सूल वाली संरचना का, इसमें एक 3 सूल युक्त संरचना का निर्माण होता है। और ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार की संरचना है जिसको मैं एक सूल द्वारा बता रहा हूं। बेसिकली क्या होगा, नीचे की ओर क्या होगी, बेसल प्लेट, ये क्या है, स्पाइन, और इसके अंदर क्या भरा होगा, पल्प या अस्थि मज्जा। तो ये जो एक कॉमन है कि इससे हम ये जान सकते हैं कि ये प्लेको स्केल, आज हमारा टॉपिक पूर्ण होता है। तो मैंने क्या क्या बताया, रिवाइज करता हूँ कि यह इलास्मोब्रैंक मछलियों में ही पाया जाता है। अब इलास्मोब्रैंक मछलियां कौन सी होती है, विशेष तौर से शार्क, और इसके साथ कहें तो स्कोलियोडॉन। और ये कोस्मोइड सल्क से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। कि कोस्मोइड सल्क है वो क्या होते हैं कि उसकी डेंटिन परत को छोड़कर शेष जो परतें होती है, 3 परत, वो लुप्त होकर आधार प्लेट और 3 सूल वाली संरचना का निर्माण करती है। आधार प्लेट और सूल दोनों ही कहां से, मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। तो इसके ऊपर डेंटिन और विट्रोडेंटिन की परत होती है। जब इस संरचना का निर्माण हो जाता है तो एपिडर्मिस नीचे की ओर धस जाती है और ये सूल संरचना से बाहर निकलते हैं। लेकिन इनके जो स्पाइन पोर्शन होते हैं वह ध्यान रखना, वह हमेशा डर्मिस में धसे रहते हैं। तो इसके साथ ही आज हमारा अध्यावरण तंत्र पूर्ण होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।